डरते थे और अपने आप को मलिन मानते थे, वैसे समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का काम माननीय नेता ने किया है। हम भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए छुआछूत के खिलाफ आजादी के पहले एक आंदोलन करने का काम किया था और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर संविधान का जो निर्माण किया, उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन आजादी के 60-65 साल बाद भी खासकर हमारे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के नियम और कानून बनने चाहिए थे, उनका सही से अनुपालन नहीं हो पाया। और जब माननीय नेता 2005 में आए तो उन्होंने देखा कि इस प्रदेश में एक कल्याण विभाग है जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़ा आते पिछड़ों के कल्याण का काम करता है और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया है। माननीय नेता ने 2007 में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण करने का काम किया। उन्होंने माना कि जब तक हम इस बड़ी आबादी को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, जब तक उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को हम मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये समाज मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकता है। और जो हमारा सपना है कि हम 21वीं सदी का बिहार बनाना चाहते हैं, जो हम अपनी वैभवशाली परंपरा, जो वैभवशाली सभ्यता, जो हमारी वैभवशाली विरासत है, जिसको हम पाना चाहते हैं और जिसके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं, उनको पाना मुश्किल होगा। 2007 में जब पंचायती राज का चुनाव हुआ, जबकि संविधान में हमें अधिकार प्राप्त था, परंतु बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू नहीं था। माननीय नेता ने इस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था में न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को, बल्कि जो बड़ा समाज यदि पिछड़ों का है और जो बड़ी आबादी महिलाओं की है, उनको भी आरक्षण देकर इस प्रदेश में एक नेतृत्व को, नए नेतृत्व को पैदा करने का काम किया। जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने में, सरपंच के दरवाजे जाने में 100 बार सोचते थे कि क्या हमको वो सम्मान मिल पाएगा कि नहीं, क्या मुझे वहां जाने पर न्याय मिल पाएगा कि नहीं, वैसे लोगों को माननीय नेता ने मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया। बिहार पहला राज्य बना इस देश में जहां एकल पद पर भी आरक्षण देने का काम माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने करने का काम किया। जब जिसके पास आने वाले भविष्य की सोच होती है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, बजट का प्रावधान करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। हम भाग्यशाली हैं कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर असम तक कोई आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अनुसूचित जाति जनजाति के बजट में 400 गुना बढ़ोतरी करने का काम किया। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक दलित परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी को भी 9 बार विधानसभा जाने का मौका मिला। 2 बार आपके आशीर्वाद से हम विधानसभा भी गए और दूसरी बार विधान परिषद के सदस्य हैं। दलित राजनीति को इस देश में बहुत नजदीक से देखने का काम किए हैं। हम अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है, जो न सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, जो परिवार के लोग, जो समाज हजारों वर्ष तक छुआछूत का दर्द झेलता रहा, जिसके गले में घंटी बांध दी जाती थी, जिनके पाछू में झाड़ू बांध दिया जाता था, वो समाज पानी पीने के लिए किलोमीटर पैदल चलता था। इनके परिवार के लोग उनको मुख्य धारा में लाकर माननीय नेता ने इस प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल करने का काम किया। जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए, इस प्रदेश के स्कूल के बाहर कितने बच्चे हैं
और माननीय नेता को पता चला कि 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर हैं और उन्होंने ये भी सर्वे कराया ये किन के बच्चे हैं जो स्कूल के बाहर हैं। 10.5% जो बच्चे बाहर थे स्कूल में, उसमें महादलित के, अति पिछड़ों के और अक़लियत के बच्चे स्कूल के बाहर थे। माननीय नेता ने टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन किया और इस प्रदेश के तमाम लोगों को स्कूल में लाने का काम किया। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 0.5% बच्चे अब स्कूल के बाहर रह गए हैं। उसको भी लाने के लिए माननीय नेता ने कार्य योजना बनाने का काम किया है। इस प्रदेश में जो गरीब के बच्चे थे, जो अति पिछड़ों के बच्चे थे, महादलित के बच्चे थे, अल्पसंख्यक के बच्चे थे, जिनके माता पिता के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती थी, उनके बच्चियां 6वीं के बाद स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास बेटी सियानी हो जाती थी और उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था कि 6वीं के बाद वो बच्चियों को आगे स्कूल में पढ़ाने का काम करें। माननीय नेता ने सर्वे कराया कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो लड़कियां हैं वो 6वीं के बाद आगे पढ़ाई नहीं करती हैं, जो अति पिछड़े की बच्चियां हैं वो पढ़ाई नहीं करती हैं। माननीय नेता ने इस प्रदेश में पोशाक योजना की शुरुआत की और सभी बच्चियों को और लड़कों को स्कूल लाने का काम किया, जिससे कि आज जब माननीय नेता इस प्रदेश में आए थे 2005 में तो मैट्रिक में 4.5 लाख बच्चे पास होते थे और आज उनकी योजना का प्रभाव है साइकिल योजना, पोशाक योजना कि आज 14.5 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा को पास करने का काम इस साल में किया है। इस प्रदेश में माननीय नेता ने यही नहीं रुके, माननीय नेता ने 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का महादलित टोलों में निर्माण कराया, 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया कि जो 10.5% बच्चे हमारे स्कूल के बाहर रह गए हैं उनको हम स्कूल में लाएंगे तो उसके लिए भवन की आवश्यकता होगी। 25,000 प्राथमिक विद्यालय महादलित टोलों में खोला गया, अति पिछड़ों के मोहल्लों में खोला गया, अक़लियत के यहां खोला गया कि हमारे बच्चे पढ़ने का काम करें। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, जो सब्जी बेचने का काम करते थे, इस प्रदेश में अंडा बेचने का, साइकिल बनाने का, एक दिन में आमदनी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके मन में भी ये सपना था कि उनके भी बाल बच्चा, उनका भी बेटा बेटी आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उनके सपनों को साकार करने के लिए, उनके भी जो मंसूबों थे उनको पूर्ण करने के लिए माननीय नेता ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत इस प्रदेश में की और 4 लाख रुपया का अनुदान देने का काम माननीय नेता ने किया, जिसका लाभ लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए उठा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण, आईटीआई का निर्माण, पॉलिटेक्निक का निर्माण कि हमारे जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में नौजवानों की है, अति पिछड़ों की है, महादलित की है, उनको हम उच्च शिक्षा ग्रहण, उनको जिलों में कराने का काम करें। जो व्यक्ति हमें शिक्षित करना चाहता है, जो व्यक्ति हमें सामाजिक रूप से संपन्न करना चाहता है, जो व्यक्ति हमें आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहता है, उस नेता के साथ मजबूती से खड़ा होने का काम करिए। माननीय नेता यहीं पर नहीं रुके, माननीय नेता ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए इस देश में कुटीर उद्योग लगाने के लिए 10 लाख की योजना की शुरुआत की, 5 लाख रुपया अनुदान और 5 लाख रुपया ब्याज रहित ऋण देने का काम, जिससे कि जो नौजवान साथी हमारे हैं वो कुटीर उद्योग लगा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज हजारों ऐसे नौजवान साथी बिहार में हैं जो इसका लाभ लेकर कुटीर उद्योग लगाने का काम इस प्रदेश में किया है। माननीय नेता ने परिवहन योजना लाया कि हर एक पंचायत में 4 अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिनके पास लाइसेंस होगा उनको हम वाहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, वाहन देंगे और उसके माध्यम से वो मुख्यालय जा सके और अपने परिवार का भरण पोषण ठीक ढंग से कर सके। जो व्यक्ति बड़ा होता है उसकी सोच भी बड़ी होती है और माननीय नेता ने इस प्रदेश में
तमाम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनको सशक्त और मजबूत करने के लिए कई योजनाओं का निर्माण करने का काम शुरू किया। उसी तरह से इस प्रदेश में आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया। पहले हमारे यहाँ 200 बेड का आवासीय विद्यालय था, अब उसको 720 बेड का आवासीय विद्यालय का हर एक जिले में निर्माण का निर्णय किया है और अनुमंडल स्तर पर भी आवासीय विद्यालय का निर्माण किया सोच सरकार में बन रही है, जिससे कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं वो विद्यालय में रह करके पढ़ सके। और आज बिहार में लगभग 1 लाख बच्चे आवासीय विद्यालयों में रह करके बिहार के शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं मुफ्त में, और उनको अनाज देने का काम भी सरकार कर रही है। हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे आने वाले वंशजों को सशक्त और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करिए। जब जब आप ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़िए तो अपने नेता के लिए उनकी लंबी उम्र और उनके स्वास्थ्य की कामना करिए कि उनकी सरपरस्ती में ये राज्य सरकार, ये बिहार सरकार आगे बढ़ता रहे और नित्य नए जो नियम कानून और योजना बनाकर हमारे दलित परिवार के बच्चों को आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से सबल बनाने का काम माननीय नेता करते रहें। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये भीम संवाद करने का कार्यक्रम क्यों शुरू हुआ? क्योंकि कुछ न कुछ राजनीतिक दल के लोग कहीं न कहीं आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं और बार बार ये संदेश देने का कोशिश करते हैं कि जो दलितों के लिए आरक्षण है उसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय से आरक्षण चल रहा है। हम बोलना चाहते हैं उन वैसे लोगों को कि इस देश में बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसीलिए माननीय नेता हरेक अनुमंडल में इस कार्यक्रम को, भीम संवाद कार्यक्रम को कराने का काम कर रहे हैं कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई संगठित रहे और कोई भी ऐसा मंसूबा जो लोग पाल कर रखे हैं उसका हम मुंहतोड़ जवाब दे सके और संघर्ष करने के लिए हम तैयार रहें। इसीलिए आपसे आग्रह और निवेदन करते हैं, 14 तारीख को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। जिस तरह से हम दिवाली, होली और जिस तरह से हम छठ और दशहरा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह से आप 14 तारीख को इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को उत्साह के साथ मनाने का काम करिए, क्योंकि नौजवान पीढ़ी को ये पता नहीं है कि हमारे पूर्वज ने कितना दंश झेल करके और बाबा साहब ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ करके इस आरक्षण को पाने का काम किया है, जिससे आज हम बराबरी में रह करके बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं, नौकरी मांगने के लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए इस देश में अगर भगवान अगर दलितों के लिए कोई है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। इसीलिए बाबा साहब की जयंती को पूरी धूमधाम से मनाने का प्रयास करिए और पूरी धूमधाम से मनाइए, जिससे कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, जो नए लड़के हमारे आए हैं, उनको भी एहसास हो कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने सामाजिक कुरीतियों का दंश झेल करके आजादी के बाद बाबा साहब के आशीर्वाद से हम यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ 2 बात और कहना चाहते हैं कि साधन के नाम पे हमें बांटना चाहता है, जो धर्म के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल हमें बांटना चाहता है, उनके बारे में हम कहना चाहते हैं कि जो लोग छुआछूत के दंश से बहुत पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, 20 पुश्त पहले जब छुआछूत का दंश इतना ज्यादा था और मुगलों का राज था और उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी, उससे मुसलमान समाज के, हिंदू समाज के, हमारे अपने समाज के बहुत से लोगों ने मुसलमान धर्म को अपनाने का काम किया है। इसीलिए वो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखना है, किसी बहकावे में नहीं जाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी सनातन धर्म से परेशान होकर के बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया था और लाखों करोड़ लोग नागपुर में बौद्ध धर्म अपनाने का काम किया था। इसीलिए जो किसी भी धर्म के लोग हैं जो छुआछूत से परेशान होकर धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों को अंगीकार किया है, उसका भी हमें सम्मान करना है। और अंत में एक अपील करते हैं
कि ललन सिंह जो आपके लोकसभा के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगातार नीतीश कुमार की नीतियों में और नीतीश कुमार की योजनाओं में उनसे हाथ मिला करके काम करने का काम किया है। इसीलिए जिस तरह से ललन सिंह जी ने इस प्रदेश में माननीय नेता को मजबूत किया, जिससे माननीय नेता ने हमारे जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े, अकलियत के लोगों और महिलाओं के लिए योजनाओं को निर्माण कराने में उनको ताकत देने का काम किया है। हमारी भी जवाबदेही बनती है कि ललन सिंह जैसे नेता के साथ मजबूती के साथ हम खड़ा रहें और उनको जब जब हमारी जरूरत पड़े पूरे मनोबल, तन, मन, धन से हम उनके पीठ के पीछे खड़े रहें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय नीतीश, जय बिहार।